दिल्ली जा रहे हैं बच्चे, बाहर पढ़ रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप पे आपने कहा था सर। अगर आप बच्चों की युवा पीढ़ी की बात कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कंसर्न हूँ। नोएडा में मैंने हुक्का बैन करवाया है सरकार से लड़के। हम ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ पर हमने एक एक दीवारों को पक्का होते हुए देखा है। पूरे मोहल्ले में पहला फ्रिज हमारे घर आया। मोहल्ले के लोग बर्फ देखने आते थे। हर एक टेलीविजन का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है क्या? किसी भी एंकरिंग जब आप कर रहे हैं, एक बोलने का लहजा आपका होना चाहिए। होता क्या है कि हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। हाँ। अगर एक तेज बोल रहा है तो आप भी तेज बोल रहे हैं। हाँ। और वो ट्रेंड बन जाता है। हाँ। हिंदी जो है वो मेरी माँ भी है और हिंदी जो है मेरे पिता भी हैं। अरे हिंदी नहीं होती तो भैया आज यहाँ बैठा नहीं होता, रोजी रोटी नहीं चलती। जितने एग्जाम मैंने दिए कोई सोच नहीं सकता उतने एग्जाम में। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक में भी पास नहीं सब में फेल। क्या एक सोच रही है आपकी ये दशकों का जो आपका अनुभव रहा है, क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं? हम व्यूज थोपने लगे हैं न्यूज की जगह और यही हमारे पतन का कारण। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और दोस्तों आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज़ को। हम इस समय मौजूद हैं भारत भवन की इस पावन भूमि पर, जहां पर उद्दंत मार्तंड कर कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। दोस्तों इस कार्यक्रम और इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम आपको मीडिया जगत के उन तमाम लोगों से मिलवा रहे हैं जिनके स्टोरीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जिनके काम हम देखते आ रहे हैं और जिन्होंने समाज को किस प्रकार से नई दिशा दिखाई है, उन सभी लोगों से मिल रहे हैं। पर आज का ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान सैयद अंसारी साहब। एक लंबा अनुभव सर के साथ में और एक लंबा अनुभव सर को जो है मीडिया इंडस्ट्री को लेकर, आज उनसे उनकी जर्नी, उनकी लाइफस्टाइल, चीज़ों को, मीडिया इंडस्ट्री को और सारे ही क्वेश्चंस जो हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक पर्सन जो मीडिया को देखते हैं, समझते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम निखार कर बाहर लेने की कोशिश करेंगे और सर से जानेंगे इन सभी तमाम फैसलों, चीज़ों, कहानियों, स्टोरीज़ के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए सर। बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि बुलाया बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? और पत्रकारिता के सर यहाँ पर हम 200 साल का इतिहास यहाँ पर हम उसका उत्सव बना रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है सर भोपाल में और भारत भवन इस पावन भूमि पर आपको कैसा लग रहा है सर? मैं पत्रकार हूँ और अपने पूर्वजों से जो सीखा है वो पत्थर की लकीर मानकर आकाश उस पर चल रहा हूँ और यही कारण है कि आज पत्रकारिता की साख पर जो प्रश्न चिन्ह है, हमें जो शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, उससे चिंतित हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि कोई दाग ना लगे। सर ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं जहाँ पर पत्रकार देश दुनिया भर से वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास एक लंबी कहानियाँ होती है, वो सब एकत्रित होते हैं। सर हर एक पत्रकार होता है, हर एक व्यक्ति होते हैं, उनकी एक अलग सोच होती है। अगर प्रिंट मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें सर, आज मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे संतों का सर महाकुंभ होता है, ऐसे भारत भवन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें देश दुनिया भर से इतने वरिष्ठ पत्रकार आ रहे हैं। सर क्या एक सोच रही है आपकी ये दशकों का जो आपका अनुभव रहा है, क्या एक सोच रही है, क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं, क्या क्या चेंजेस? सबसे पहले तो आकाश मतलब ये होता है पत्रकार का कि भाई आप समाज में, हमारे देश में जो ठीक नहीं हो रहा, हाँ, जो देश के लिए सही नहीं है, हाँ, उसे देखें, हाँ, उसे समझें और उसे ठीक करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा करवाएं। आप जज नहीं हैं, आप पुलिस नहीं हैं, आपको मॉरल पुलिसिंग का कोई अधिकार नहीं है। आपको जब जहां जो जैसा हो रहा है वो सच्चाई पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंचानी है और उस पर दबाव डालना है और लोगों को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि भाई ये हो रहा है। भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबों के साथ ज़्यादती, पुलिस का रवैया, प्रशासनिक अधिकारियों का ढीलापन, वो हमें लगता है ये सारी चीज़ें हैं। और समाज में विद्वेष फैलाने वाले लोगों को बेनकाब करना, उनकी मंशा को उजागर करना, उनकी मंशा को सामने रखना, हमें लगता है अगर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो वही पत्रकारिता है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी में इसे देखें तो न्यूज़, समाचार,
और व्यूज़, विचार। हम व्यूज़ थोपने लगे हैं न्यूज़ की जगह, और यही हमारे पतन का कारण। हाँ सर, तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल बेशक सही बात सर आपने की है, पर मैं मानता हूँ कि एक पत्रकार का काम एक अकाउंटेबिलिटी को भी करना होता है, सामने लाना होता है। एक जर्नलिस्ट का काम अकाउंटेबिलिटी भी होती है सर, तो फिर जिम्मेदार कौन? वही कह रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी। वही तो हम कह रहे हैं कि जब जहाँ जो भाई कौन करेगा? हाँ, पुलिस प्रशासन। आप जज तो हैं नहीं। ना आपको जज बनना चाहिए। हाँ हाँ, आप पुलिस तो हैं नहीं कि आपको डंडा चलाना चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस ही अन्याय कर रही है। हाँ, भाई यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन रहा है। हाँ, यहाँ तो सरकार आंख मूंदे बैठी है, तो आप उसी को तो जगा रहे हो, उसी को तो बता रहे हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो हमें लगता है वो काफ़ी है। लेकिन आप अगर अपने विचार थोपने लगेंगे, आप अपने विचार करने लगेंगे, प्रीच करने लगेंगे, आप भाषण देने लगेंगे, तो वो ठीक नहीं है। हमें लगता है पत्रकार है, पत्रकार की तरह रहिए, जो काम है वो काम कीजिए। जब जहाँ जो जैसा घटित हो रहा है, सच्चाई और जो दिख रहा है उसके पीछे की सच्चाई। हर आंखों से देखी हुई चीज़, दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती। हर कानों से सुनी हुई बात भी कभी कभी सच नहीं होती। तो उसके पीछे जो है वो निकाल कर सामने रख दीजिए। हाँ, लेकिन निर्णय मत कीजिए। हाँ सर, आपके पास जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको भी लेकर सर काफ़ी नाम में बने रहते हैं सर। 18 घंटे सर कैसे, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल सर, कैसे? अरे वो तो पता नहीं मतलब कैसे हुआ ये तो। ये हम आपको बताएं, वो छोटा सा बच्चा था प्रिंस, जो गड्ढे में गिर गया था। आजकल वो बड़ा हो गया, खूब खबरों में है। हाँ, तो मुंबई में हम थे, एक समाचार चैनल में काम करते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे देश में आकाश कोई बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, और उस बच्चे को बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। सेना को बुला लिया गया। और ये बहुत अच्छी बात थी, जो हमारे देश के बारे में, और हम ही लोग कहते हैं, दूसरा क्या कहेगा, हम अपने देश की बुराई खुद ही करते हैं। हाँ। हम कहते हैं ना कि हमारे देश में जीवन का मोल नहीं है। हाँ। उसका मूल्य नहीं है। हाँ। यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सर वो गरीबों की जान की कीमत नहीं है, ऐसा, हाँ ऐसा कहते हैं ना। हाँ। लेकिन वो बच्चा तो एक मजदूर का बच्चा था। हाँ। हम ये बता रहे हैं, और आज से इतने वर्षों पहले वो बच्चा बोरवेल में गिरा था, और उसकी धड़कनें चल रही थी, सांसें चल रही थी, और हमें ये भी नहीं पता था कि चल रही हैं कि नहीं चल रही। बहुत देर बाद पता चला था हमें, मतलब दुनिया को। तो उस बच्चे को बुलाने के लिए सेना बुलाई गई। सेना ने वो 60 फीट गहरे गड्ढे के साथ में पूरा एक गड्ढा खोदा, और गड्ढे को खोद के वहाँ से जवान नीचे उतरे, और नीचे एक सुरंग बनाई गई, और फिर जाके उस बच्चे को निकाला गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो ऑपरेशन। सर किस साल की बात है ये? मुझे लगता है 2007 की बात। कितने साल हो गए सर? 26 चल 17, रहा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19 साल। 19 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो, सच में? वो बच्चा कितने साल का था सर उस समय? बच्चा 5-6 साल का था, वो बड़ा हो गया है। 30 साल के लगभग हुए होंगे अभी। नहीं, 5 साल का बच्चा था, 19 तो 20, 24, 25 साल का हो गया। अभी खबरों में आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार फिर से उसका कहीं से इंटरव्यू कर लिया, कुरुक्षेत्र के वो भी हैं सांसद, और वो बच्चा भी वहीं का है। तो तो बस ऐसे ही तो हुआ ये। इसके पीछे कुछ नहीं था। वो है कि हम मुंबई में थे, 9 बजे का रात का मेरा बुलेटिन था। 1 घंटे का बुलेटिन होता है, आप जानते ही हैं। 10 बजे छुट्टी हो जानी थी, घर जाना था। लेकिन जब शुरू किया तो पूरे दिन से खबर में थी कि भाई बच्चा बचाना है। तो हमारे संपादक ने ये निर्णय किया कि भाई अब हम इसी खबर पर रहेंगे 1 घंटा, और कोई खबर नहीं दिखाएंगे। तो आप अनाउंस कर दो कि 1 घंटे तक हम सिर्फ इस बच्चे की खबर आपको दिखाएंगे। अब पता नहीं उन्हें क्या हुआ 1 घंटे के बाद, जब 1 घंटा ख़त्म होने वाला हुआ, तो हमारे कान में जो ईपी एंकर्स को लगा होता है, आपके लगा है कि नहीं लगा? नहीं सर, वो पॉडकास्ट में नहीं होता। तो कान में आवाज़ आई कि कंटिन्यू करो, इसी खबर पे रहो। 11 बज गए, कंटिन्यू करो। 12 बज गए, रात 12 बज गए। तो अच्छा, ये हम आपको बता दें कि ये विदाउट ब्रेक चल रहा है। ब्रेक नहीं था इसमें कुछ भी। ब्रेक हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा तो कम से कम वो 24-25 घंटे या उससे भी ज़्यादा तक था। 18 घंटे तो सिर्फ हमने एंकरिंग की विदाउट ब्रेक। तो रात 9 बजे से लेके दोपहर दूसरे दिन 3 बजे तक। सर तो बीच में आपको लगा होगा कि क्या हो रहा है बाहर, ये कंटिन्यू नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक देश भावना उस बच्चे के साथ जुड़ गई। और क्या किया गया कि टेलीफोन लाइंस खोल दी गई।
शायद 11 साढ़े 11 बजे ही हो गया कि टेलीफोन लाइंस खोल दी गई कि आप उस बच्चे के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए। तो लोग बात करने लगे कि हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये बच्चा बच जाए, हमारी सेना के जवानों के लिए, उनकी इस मेहनत के लिए, प्रशासन की तारीफ़ और ये और वो सब लोग फ़ोन करने लगे। हाँ। तो फ़ोन आने लगे तो हमारा काम ये था कि अपडेट देते रहते थे। हाँ। कि ये बच्चा अभी देखिए इसने हाथ हिलाया, अभी उसको कैमरा डाला गया था अंदर तो दिखने लगी थी उसकी इमेज। गड्ढे में रस्सी के द्वारा कैमरा डाल दिया गया था तो उसकी इमेज दिखने लगी थी। अच्छा, वो बड़ा दर्दनाक मंजर था, एक छोटा सा बच्चा और 60 फीट गहरे गड्ढे में, वहाँ पर कीड़े मकोड़े आ रहे थे, गीली मिट्टी थी। सोचिए, बोरवेल मतलब गीला पानी, वो वहाँ पड़ा हुआ था। और एक दृश्य तो बड़ा हृदय विदारक था कि एक कीड़ा उसके पास आ रहा था और बच्चे ना खाया था ना पिया था उसने कुछ, तो उसे ऐसे बच रहा था उस कीड़े से, ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहा। तो लोगों की संवेदनाएं उस बच्चे के साथ जुड़ी थी। हाँ। तो सब फ़ोन करके दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए। तो वो हमसे बात कर रहे थे कि अब इसकी क्या स्थिति, तो हम बताते थे कि अब देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ चल रहा है। सर, ऐसी कोई और स्टोरी आपके पास में है जो आज भी आपके मस्तिष्क में मुंबई हमला 26 मैं हिल जाता हूँ। 26/11 वाला जब मैं दूसरे चैनल में आ गया था, दिल्ली आ गया था। हाँ। मुंबई में नहीं था। हाँ। ATS चीफ हेमंत करकरे हाँ। मारे गए थे, वो शहीद हुए थे। कुछ देर पहले तक हम उन्हें डिस्क्राइब कर रहे थे कि देखिए हमारी पुलिस और ये सब ने मोर्चा संभाल लिया है और ATS वहाँ पर पहुँच चुकी है और ये ATS चीफ हेमंत करकरे हैं, खुद लीड कर रहे हैं, खुद सामने, और वो दिखा रहे थे हम। लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ देर में हम सभी एंकर्स को बदला जा रहा था। तो ये कम से कम सुबह 3 बजे की बात, रात 3 बजे की बात। अचानक से कहा कि हेमंत करकरे को गोली लग गई। सो जिसे आप अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप 2 मिनट के लिए बाहर गए और पता चला कि शहीद अंसारी गए, गोली लग गई, उन्हें मर गए, तो आप सोचिए आपकी मनस्थिति क्या होगी, आपके मन मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा। तो खैर वो भी पूरी रात एंकरिंग की थी, कई घंटे तक की थी, हम कोई भी घर नहीं गया था। लेकिन उस दौरान ये जो खबर आई थी उसने हिला कर रख दिया था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ। कान में बोले जा रहे हैं कि अरे भैया बोलो बोलो बोलो, ब्रेकिंग चल रही है, लेकिन आप कैसे बोलोगे? आप कैसे उस व्यक्ति के बारे में जिसकी अभी आप तारीफ कर रहे हो कि पूरा मोर्चा संभाल लिया है, पुलिस आ गई है, ATS की टीम आ गई है और ताज होटल के बाहर, गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर ये मौजूद हैं और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और अचानक से उन्हें गोली लग गई, वो नहीं रहे। बड़ी तकलीफ होती है। सर, हर एक टेलीविज़न का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है क्या? किसी भी एंकरिंग जब आप कर रहे हैं, एक बोलने का लहजा आपका होना चाहिए या फिर विजुअल्स चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। हाँ। अगर एक तेज बोल रहा है तो आप भी तेज बोल रहे हैं, एक चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्ला रहे हैं। हाँ। और वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपकी आवाज़ है, आपकी स्टाइल है, आपको वही रखना चाहिए। मैं बच्चों को भी जब पढ़ाता हूँ तो उनसे ये बोलता हूँ कि किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। हर इंसान की इस दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जो किसी की आवाज़ की खूबसूरती या अच्छी आवाज़ को नाप सके। इस दुनिया में कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है कि जो खूबसूरती को डिफाइन कर पाए। ठीक है, एक नैन नक्श फिजिकल अपीयरेंस, ठीक बात है, लेकिन आप क्या कहेंगे उन प्रेमी प्रेमिकाओं को है ना, जो दुनिया की आपकी और हमारी दृष्टि में वो लड़की सुंदर नहीं है, लेकिन उस लड़के से पूछो उसके लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, या उस लड़की से पूछो कि इस दुनिया का वो सबसे खूबसूरत मर्द है। हाँ। सबसे प्यारा मर्द है ना। तो ये प्रेम की बात होती है। तो हमें लगता है कि कोई पैमाना नहीं, जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो वही आपके लिए जो आपके दिल को छूता है वो सबसे खूबसूरत व्यक्ति होता है। सर, जब आपने टीवी इंडस्ट्री के अंदर पहला कदम रखा तो आप फर्स्ट डे से ही ऐसा बात करते हैं या भी टोन थी कि आपने भी अपने आप को निखारा? मुझे ट्रेनिंग मिली ऑल इंडिया रेडियो की। हाँ। मुझे ट्रेनिंग मिली दूरदर्शन की। हाँ। और आपके पिताजी भी और आपको बहुत मज़ा आएगा कि मैं भोपाल दूरदर्शन में भी मैंने काम किया। बहुत कम लोग जानते सर इसे। हाँ,
भोपाल दूरदर्शन के लिए भी मैंने काम किया, लेकिन दिल्ली बैठ के काम किया। अच्छा। हाँ। भोपाल दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं किया, कोई एंकरिंग नहीं की, कोई शो नहीं किया। हाँ। लेकिन भोपाल दूरदर्शन के लिए मैंने प्रोग्राम प्रेजेंट किए और दिल्ली से बनाकर यहाँ मध्य प्रदेश में घूम के अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। हाँ। तो मुझे ट्रेनिंग मिली ऑल इंडिया रेडियो की। तो ऑल इंडिया रेडियो में ये सब कुछ है, माइक। हाँ। और वहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको यू हैव टू कन्वे ईच एंड एवरीथिंग थ्रू योर वॉइस, योर एंगर, योर इमोशंस, एवरीथिंग। और आवाज़ ही आपकी सब कुछ है, रेडियो। तो मैंने रेडियो से शुरुआत की। रेडियो में सिर्फ ये आकाशवाणी है। अब आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बैजू बावरा का ये गीत सुनिए। तो इस तरह से शुरुआत की, फिर धीरे से हम न्यूज़ में मौका मिल गया। हाँ। क्योंकि रेडियो में अनाउंसमेंट किया करते थे, न्यूज़ में मौका मिल गया। हाँ। तो न्यूज़ में दिग्गज, हाँ। आकाशवाणी का समाचार केंद्र, समाचार प्रभाग, हाँ। वहाँ के वो दिग्गज कि वो गुरु, वो आवाज़ के धनी लोग, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं मेरे पास लिस्ट है पूरी, नाम ले सकता हूँ। जब जैसे देवकीनंदन पांडे, वो पितामह, आवाज़ की दुनिया के वो जादूगर, देवकीनंदन पांडे, राजेंद्र अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र, उसके बाद राजेंद्र चुग, उसके बाद और यंग पीढ़ी में आ जाइए तो विमलेंदु पांडे, मुनीश शर्मा, फिर आ जाइए तो आशा निवेदी जी, अभी आप पढ़ते हैं अभी सुनते हैं, और अगर रेडियो में चंद्रिका जोशी जी, लवलीन निगम जी, कनकलता, ये सारे लोग, और मेरे साथी लोग, मैं उनके नाम लेना शुरू करूंगा तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ। हाँ। ये कभी मिस हो गया तो आप जानते हैं कि मुझे तकलीफ होगी। उनसे कहीं ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी। तो आप सोचिए कि ये रेडियो के न्यूज़ रीडर्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। हाँ। और आज संपादकों के ना। हाँ। तो ये जो वहाँ की जो ट्रेनिंग, रेडियो की जो ट्रेनिंग थी, वो बहुत काम आई। तो वहाँ तो वो एक एक शब्द, अगर आपने प्रधानमंत्री को प्रधान धा में आ की मात्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ट्र और छोटी की मात्रा, वो उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप बोले एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर सुना, अक्षुण, राष्ट्रपति, प्रतिनिधिमंडल। तो आज कैसे तैयारी कर सकते हैं अगर अपना प्रोनाउंसिएशन इतना साफ करना है? भाई मैं सौभाग्यशाली हूँ यार आकाश, कि मुझे वो गुरुवरों का उन महान लोगों का साथ नहीं मिला। मेरे वरिष्ठ थे, मतलब ऐसे हम बैठ भी नहीं सकते, मैं कभी नहीं बैठा किसी के सामने ऐसे। हाँ। आप विश्वास कीजिए, जब मेरा दूरदर्शन में सिलेक्शन हुआ, हाँ। तो दूरदर्शन में उस जमाने के, अब फिर से सुनिए आप नाम, JV रमन, शम्मी नारंग, वेद प्रकाश, आपकी भोपाल की सलमा सुल्तान, अंग्रेजी में मीनू, हाँ। आप जैसी दिखती थी। उसके बाद सरला माहेश्वरी, ज्योत्सना, ये सब। उसके बाद फिर आगे आइए तो मीता जोशी, फिर भोपाल की मनीषा दुबे, ये मनीषा जी हमारे साथ की हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे, फिर से मैं गलत नाम ले दिया मैंने, क्योंकि अभी लिस्ट लंबी है, सब बोलेंगे कि भाई आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, है ना। या मैं भूला नहीं हूँ उन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आज आप मीडिया की उस ऊंचाई पे भी आप, आज हमारी एक साथी उस ज़माने की, रेडियो की भी और दूरदर्शन की भी साथी, झारखंड रेडियो में, वो वहाँ से हैं, वहाँ पढ़ती हैं, पूनम करकेटा, मुनीश शर्मा, फिर से मैंने बताया एक बार। तो इसी तरह से अनाउंसर्स के अगर आप नाम पूछेंगे तो मुझे ट्रेनिंग ज़बरदस्त मिली सर। तो और ये आकाश, तो सो सॉरी, देखिए मेरा एक्साइटमेंट देखिए आप। ये हम दूर बैठ के सिर्फ उन लोगों को सुना करते थे, उन्हें देखा करते थे। हमारी ड्यूटी पहले तो कई महीने या साल तो ड्यूटी लगी न्यूज़ रीडर्स को, सिर्फ न्यूज़ गत्ते पे आती थी, जो जिस पे हम लिखते हैं ना, एग्जाम लिखते हैं, शीट गत्ते, वैसे उन गत्तों पे न्यूज़ एक पन्ने पे एक न्यूज़ आती थी। तो इतने मोटे मोटे गत्ते, तो हमारे काम थे सिर्फ वो गत्ते ले जाके उनको देना, रखना उनके सामने।
तो हम अपना सौभाग्य समझते थे जिस दिन हमें मौका मिल जाता था कि वो गत्ता हमें किसी न्यूज़ रीडर को देने स्टूडियो में जाना है, इस तरह के स्टूडियो में, वरना स्टूडियो में कदम रखने में डर लगता था, रख नहीं सकते। सो ये तो सर, तो आपका ऑल इंडिया रेडियो या फिर दूरदर्शन में जाना, क्या आपके पारिवारिक जैसे पिताजी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या, मैं तो दिल्ली में अकेला रहता था। पिताजी तो क्योंकि सरकारी केंद्रीय कर्मचारी थे, यूपीएससी से थे, तो वो देश भर में हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो एक समय पापा का ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली, और उनका फिर से 2.5-3 साल में ट्रांसफ़र हो गया, तो चले गए। तो तब मैं था 12वीं में, वो चले गए उसके बाद पिताजी को नहीं पता कि मैंने क्या किया, मैंने क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या कोर्स किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इतना अति व्यस्त थे। बहुत बड़े सरकारी प्रशासनिक अधिकारी थे, यूपीएससी से थे, अलाइड सर्विसेज से थे, तो उन्हें नहीं पता था, और उनकी अपनी ज़िंदगी थी। और पिताजी नहीं चाहते थे, मैंने बताया कि मेरी बहनों में मैं अकेला, तो मेरी बहनें भी नहीं चाहती थी, बेटा एक ही था घर का, माँ भी नहीं चाहती थी, पिता भी जी भी नहीं चाहते, वो चाहते थे हमारे साथ में रहे। मैं अड़ गया, इंदौर में था, इंदौर में एकदम बंद माहौल में मुझे रखा गया, ताला लगा के रखा गया कि बच्चा बिगड़ ना जाए। तो जैसे दिल्ली की हवा लगी, तो फिर 3 साल में मैंने कहा अब कुछ हो जाए, दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। तो पिताजी से लड़ के रुका। तो पिताजी नाराज रहे बहुत दिन तक, पिताजी ने बात नहीं की। पिताजी ने कहा कि अपना खर्चा खुद चलाना पड़ेगा। तो पिताजी को तो पता ही नहीं था। आप विश्वास कीजिए, मेरे घर में किसी को नहीं पता था जब मेरा पहला न्यूज़ बुलेटिन दूरदर्शन पे शुक्रवार को एक फिल्म आती थी शाम को 7:30 या 8 बजे से 11-12 बजे तक चलती थी हर शुक्रवार, और सब लोग देखते थे। और उसमें रात 10:30 बजे 2 मिनट की हेडलाइंस आती थी बस। तो जब सिलेक्शन हो गया, 6 महीने ट्रेनिंग हो गई दूरदर्शन में, तो वो 2 मिनट की हेडलाइंस मिली, सबसे पहले वही मिलती है। तो जिस शुक्रवार को मेरी वो 2 मिनट की हेडलाइंस मुझे पढ़नी थी, तब मैंने डरते डरते अपनी बहनों को बताया, क्योंकि पिताजी की दृष्टि में तो मैं बहुत नालायक था। वो चाहते थे कि उनकी तरह सरकारी अधिकारी बनूं। वो ये कहते थे कि अगर नहीं भी बनो तो यार छोटे से छोटा कोई सरकारी पद ले लो। कई बार तो गुस्से में कहते थे माताजी से कि अरे पियोन बन जाए। तो आपके मन में फिर क्यों नहीं था सर सरकारी? मैंने नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए एलडीसी से लेकर, और उससे भी निचले स्तर का कोई एग्ज़ाम होता था, उससे लेकर सिविल सर्विसेज तक के फॉर्म भरे। और आकाश, आप विश्वास नहीं करोगे कि जितने एग्ज़ाम मैंने दिए, कोई सोच नहीं सकता उतने एग्ज़ाम दे। लेकिन सबसे यहाँ पे दुर्भाग्य की बात यह है कि एक में भी पास नहीं हुआ, सब में फेल। एक रिटर्न एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हुआ। सर, आज कैसा लगता है? आप सेटिस्फाइड फील करते हैं सर? पिताजी तो नहीं है सेटिस्फाइड। उनके देखिए सपने हैं सर। तो आज तो आप जो अधिकारी आप बनते हैं, नहीं देखिए, नहीं क्या होता है कि हमारे भारतीय संस्कार जिस तरह के हैं, हमारे देश में पिताजी और दादाजी नानाजी के ज़माने के जो लोग हैं, उनके लिए करियर क्या होता था? उनके लिए करियर होता था सरकारी नौकरी। अगर लड़का सरकारी नौकरी में, तो अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, और वो ज़िंदगी भर सुखी रहेगा। सर, जब आप मीडिया के अंदर थे तो आपको बीच में ऐसा लगा तो होगा ना कि हाँ पापा सही बोल रहे थे, ये कर लेना था? नहीं, बिल्कुल नहीं आकाश, नहीं। जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, मैं आज भी इंटर्न की तरह काम कर रहा हूँ, और मुझे मज़ा आ रहा है, और मुझे मज़ा आता है, और इसीलिए मैं टिका हूँ। मेरे साथ के सब लोग छोड़ चुके हैं, और नहीं भी छोड़े तो वो बड़े बड़े पदों पर हैं आज। तो मेरे साथ के जितने लोग हैं, जो मेरे साथी लोग थे, जो हम लोगों ने साथ में एग्ज़ाम लिखा, या साथ में हमने रेडियो में काम किया, साथ में टीवी में काम किया, दूसरे चैनल्स में काम किया, वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करने के बाद या तो उन्होंने फील्ड बदल ली, या चैनल्स बदल लिए, और जल्दी चैनल बदल के आज वो कोई संपादक है, कोई प्रधान संपादक है, किसी का अपना चैनल है, सब बड़े बड़े पदों पर हैं। ये अभी जो सेशन में जितने लोग, इसमें से सब अधिकतर मेरे साथी थे, सामने बैठे हुए सब मेरे साथ के लोग हैं। अब आप देखिए, सब बड़े बड़े पदों पर हैं। तो मैंने पद की लालसा नहीं की, या मुझे पद मिला नहीं, जो भी करें। तो मुझे लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे वो ईमानदारी से करना चाहिए, और संतोष, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहा। भैया ठीक है, अगर एक बुलेटिन दिन में आधे घंटे का बुलेटिन भी पढ़ लिया, तो अपने को लगता था कि यार काम हो गया, बहुत बढ़िया, चलो आज माखनलाल में आ गए, भोपाल में आ गए, एक सत्र हो गया, बढ़िया, मज़ा आ गया। वत्सल से मिल लिए, दूसरे दोस्तों से मिल लिए, सबसे मिल लिए, यार मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। सर, इंदौर के कुछ खाने के बारे में अगर आप बताएं, इंदौर आप रहे हैं तो फिर? मैं इंदौर में रहा ज़रूर हूँ, बहुत कम रहा। मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है 8th, 8वीं के बाद से इंदौर छोड़ दिया।
कितने रात 12 बजे हम लोग निकलते हैं दिल्ली में, हाँ हाँ। वो खाना ढूंढते हैं, वो खूब खाते हैं, दबा के खाते हैं। और अगर इंदौर की बात तो इंदौर तो चटोरों का शहर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और मैं बहुत बड़ा चटोरा हूँ। हाँ हाँ। और खूब खाता हूँ, खूब। मेरे ऑफिस में मेरे साथी लोग सबको मालूम है। सर आपने तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। हाँ। क्या होता था कि जितने हम मध्य प्रदेशी हैं वहाँ पर, और ख़ासतौर इंदौर भोपाल के लोग हैं, तो हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है दिल्ली में। तो दाल बाटी, अपनी दाल बाटी और सेव उसके साथ। तो वत्सल बुला लेता है कि यार आ जाओ यार, दाल बाटी सेव, या दाल चावल सेव। सेव तो होती है अपनी लौंग की, हींग की, सब हर तरह की, रतलामी सेव। हाँ हाँ। तो एक दिन मैं दाल चावल खा रहा था और उसके बाद सेव खाया जा रहा था, तो इसने मुझे रोक दिया। हाँ। अरे बस करो यार, कितनी सेव खाओगे? याद है कि नहीं याद है? सर तो ये सारा वो गैंग है जो हम सारे इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश के हैं और दिल्ली में अलग अलग चैनलों में काम करते हैं। हाँ। लेकिन सब इकट्ठा रहते हैं। जो अभी मैंने हंसी मजाक में बात की, वो हंसी मजाक में नहीं थी। हाँ। कि बिहार के लोगों के बाद अगर दिल्ली में कहीं किसी प्रदेश के लोग हैं सबसे ज़्यादा, तो अपने मध्य प्रदेश के लोग हैं। और अगर क्षेत्रवाद कोई सबसे ज़्यादा फैलाता है, हाँ। तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आकाश कि वो मध्य प्रदेश के लोग। जहाँ मिलते हैं पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, दोस्ती हो जाती है, घर आना जाना, रिश्तेदारी हो जाती है सब में। हाँ सर, मैंने आपके कुछ पहले के कार्यक्रम देखे, उनके वीडियोस देखे हुए हैं। आपने वहाँ पर कहा था कि हिंदी जो है वो मेरी माँ भी है और हिंदी जो है मेरे पिता भी हैं, क्योंकि हिंदी ने ही मुझे सब कुछ दिया है। और सर आज जहाँ हिंदी पत्रकारिता, अरे हिंदी नहीं होती तो भैया आज यहाँ बैठा नहीं होता, रोजी रोटी नहीं चलती, क्योंकि किसी योग्य तो थे ही नहीं अपन। अरे यार सर, पढ़ाई लिखाई में जीरो, कुछ भी नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर पाए। और नेमा साहब बड़े अधिकारी हैं भैया। ये देखो, ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे। मैम, ये दिल्ली में संसद में बहुत बड़े अधिकारी हैं, सारे सांसदों को चलाते हैं और अपने भोपाली, शुद्ध खाटी भोपाली। भाषा सुनोगे तो आप मज़ा आ जाएगा। तो हम रात को मस्ती करते हैं, रात 12 बजे मिलते हैं और सुबह 6 बजे तक घूमते हैं, खूब खाते पीते हैं। हाँ सर, फिर आपने क्या अपने आप को सर, हाँ हिंदी नहीं यार, अरे हिंदी सुन लो यार। उसके पहले आप बताइए सर, आपने बताया हम घूमते फिरते हैं रात में, हम खाना ऐसा खाते हैं, तो फिर आज जो आप सर फिट एंड फाइन और जो आपको चेहरा की चमक, ये मिथ है कि ज़्यादा खाने से वेट बढ़ता है और मोटे हो जाते हैं। अरे ये उसने जैसा आपको बनाया आप वैसे ही रहते हो यार, कुछ भी कर लो। हाँ वैसे कुछ भी नहीं, कई सारे मेरे साथी हैं जो एकदम पतले भी हो गए हैं। लेकिन खैर मुझ पे आकाश असर नहीं पड़ता। भयंकर खाता हूँ। अभी आप भरपेट खाना खिलाइए, भोजन करवाइए। हाँ। लेकिन भोजन में एक तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और दूसरा दाल चावल सिर्फ। हाँ। मतलब आप महीने 2 महीने 6 महीने भी सिर्फ सुबह शाम दोपहर दाल चावल खिलाओगे तो खा लेता हूँ, कुछ नहीं, सब्जी भी नहीं चाहिए उसके साथ। हाँ। और दबा के खाता हूँ। और जैसे आपके घर आया तो नखरे भी नहीं, आपने जो बनाया वो खा लूँगा, बढ़िया खा लूँगा, अच्छी तरह से खा लूँगा। फिर 1 घंटे बाद कहीं जाऊँगा दूसरी जगह, वहाँ खाना मिल जाएगा तो वहाँ भी खा लूँगा। फिर 2 घंटे बाद कहीं और खाना मिल जाएगा तो वहाँ भी खा लूँगा। मतलब एक दिन में अगर 5, 6, 7, 8 बार खाना आप खिला सकते हो तो मैं खा लूँगा। हाँ बेशक सर। सर आज जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से भी जो बच्चे निकल रहे हैं, तमाम जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, जो भी मीडिया कॉलेजेस सर वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या एक राय आपकी है, जैसा आपने भी बताया, जो गंभीर विषय आपने बताया कि दिल्ली जा रहे हैं बच्चे, बाहर पढ़ रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप पे आपने कहा था सर, वो वाकई सच्चाई भी है उसमें। तो एज एन पेरेंट अगर हम आपको देखें सर, तो आप कैसे देख रहे हैं दुनिया को? आपका चश्मे का जो नज़रिया है वो क्या कह रहा है? पत्रकारिता से हटकर अगर आप बच्चों की, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कंसर्न हूँ। नोएडा जहाँ मैं रहता हूँ, नेमा साहब जानते हैं, नोएडा में मैंने हुक्का बैन करवाया है सरकार से लड़ के। पुलिस प्रशासन से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मैंने वहाँ पर हुक्का, जो शीशा जिसे आप कहते हैं, वो बैन करवाया। नोएडा में आप हुक्का नहीं पी सकते। आपको हुक्का पीना है आप दिल्ली जाओ। दिल्ली में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लेकिन मैंने बैन करवाया क्योंकि वो बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा था। आजकल फैशन है सिगरेट पीना, और लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सिगरेट पीती हैं। एक बार लड़का आपको अगर 10 बच्चों का गैंग खड़ा हुआ मिल जाए और उसमें 5-5 हैं, तो हो सकता है कि 3 लड़के या 2 लड़के सिगरेट पिएं, लेकिन 5 में से 4 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। सो मुझे लगता है नशे से बच्चों को दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, और संबंधों में ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हम जिस पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं,
हम आधे अधूरे मन से पूरी तरह से हमने अपनाया नहीं है। हम देखा देखी में वहाँ चले गए हैं, देखा देखी में हमने उसको अपना लिया। अब हम उनकी तरह खुले विचारों वाले बनना चाहते हैं, लेकिन हम भावुक हैं, हम इमोशनल हैं, तो हम प्रैक्टिकल होके उनके साथ नहीं जुड़ पाते। हमारी भावनाएं आ जाती हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, और वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। फिर वहाँ पर कई बार उसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं कि आत्महत्या तक बात पहुँचती है, हत्या तक बात पहुँचती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे जो साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, वो एक समय के बाद अलग नहीं हो पाते। और ये अधिकतर लड़कियों में परेशानी। मैं कहूँगा अपनी बच्चियों से कि वो ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो दिल से जुड़ जाती हैं। वो जिसके साथ रह रही हैं वो फिर उसे अपना पति भी मान बैठती है, सब कुछ मान बैठती है। लेकिन जो लड़का रह रहा है वो ये जानता है कि मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसके साथ रहना है, उसके बाद कहीं और शादी करनी है। वो दिल दिमाग से उससे नहीं जुड़ा होता है। तो मुझे ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और ये हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। बिल्कुल सर। ये बातें तो नशा, पहली बात नशा नहीं, और दूसरी बात संबंधों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अनुसरण ना करें। जो भी कर रहे हैं वो दोनों को पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप मॉडर्न बनने के चक्कर में, अंग्रेज़ बनने के चक्कर में आपको लगता है कि यही जीवन है, और फिर आपकी भारतीयता जाग जाती है, आपके संस्कार कहीं ना कहीं मन में हैं, वो निकल पड़ते हैं, और फिर परिणति ये होती है कि आपका या तो आप टूट जाते हैं, मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक्सट्रीम में अगर उसको देखें आकाश आप, तो फिर आत्महत्याएं होती हैं और हत्याएं भी होती हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें रही हैं आपके जीवन में, मुझे ऐसा बताया गया था कि जिस वर्ग से आप आते हैं, जिस परिवार से आप आते हैं, वहाँ पे जो उड़ान आपने इतनी ऊपर है आपकी, जो ये कैसे आपने जो भरी है उड़ान, अपने पंखों को खोला है, जो हर एक छात्र, हर एक बच्चा चाहता है अपने पंख खोलकर ऊपर उड़ना। मुझे जो आपके बारे में बताया गया था, और जहाँ तक मैंने देखा है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, परंतु आपने बताया सर कि आपके पिताजी यूपीएससी के अधिकारी थे। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी, अब आपको सच्चाई तो ये है कि हमारे पूरे ख़ानदान में पहले ग्रेजुएट मेरे पिताजी रहे। और इंदौर में हमने मैंने और अब मेरी बहनें गवाह हैं, साक्षी हैं कि हम ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ पर हमने एक एक दीवारों को पक्का होते हुए देखा है। मेरे पिताजी की जब सैलरी आती थी तो 1 महीने की सैलरी आई तो उस महीने क्या करते थे कि वो एक दीवार खड़ी करवा देते थे, प्लास्टर नहीं होता था। फिर दूसरे महीने सैलरी आई तो प्लास्टर करवा दिया। हमारा घर हम बच्चों ने यहाँ तक देखा है कि हमारा घर जो बना, जो पक्का बना या जो बेहतर बना, वो एक साथ नहीं बना कि घर तोड़ दिया पूरा, आप जाके किराए पे कहीं रहने लगे। हम उसी घर में रहते थे और एक दीवार बन जाती थी, फिर पैसे इकट्ठे होते थे। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद, भाई उस ज़माने में पिताजी 1960 के बैच के हैं। तो आप सैलरीज कितनी होती थी? पर सर टॉप टायर 1 तो उसमें उस समय भी तो फिर भी कितनी होती थी? जो मुझे याद है उस ज़माने में पिताजी को 130 या 35 रुपये सैलरी मिला करती थी। वो नेमा जी बेहतर बता पाएंगे कि वो आजकल तो 7th पे कमीशन सर, 8th पे कमीशन कौन सा चल रहा है? 7th पे कमीशन। तो आज तो सैलरी 150, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे वो, इसमें कोई शक नहीं, और वो 150 बता रहे हैं। तो मैंने हो सकता है 130-35 होगा। तो हमने इस तरह से देखा, लेकिन ये सच्चाई है। शिक्षा का महत्व हमने ये देखा कि पूरे ख़ानदान, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, पूरे ख़ानदान में पहले ग्रेजुएट, और आज स्थिति ये है कि हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में इंजीनियर्स हैं, हमारे घर में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करने वाले बच्चे हैं। उनके बाद हर बच्चा ग्रेजुएट है, कम से कम ये कह सकता हूँ। तो ये शिक्षा का महत्व भी हमने देखा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंदौर के एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ पक्के घर कम हुआ करते थे, उसमें हमारा घर था। और आपको और बताऊं, मुझे कोई शर्म और संकोच इस बारे में बात करने में बिल्कुल नहीं है। सरकारी नल से हमने पानी भरा है। सरकारी नल समझते हैं? बेशक। कद्दू समझते हैं? कहाँ समझ लिया? आजकल कोई सरकारी नल होते ही नहीं है। नहीं सर, आज भी होते हैं। नहीं सर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं हरदा का रहने वाला हूँ सर। ठीक है। तो मोहल्ले में चौराहों पर
सरकारी नल हुआ करते थे। हाँ हाँ। सुबह शाम पानी आता था, तो वहाँ लोग पानी भरते थे, 2-2 बाल्टी, 3-3 बाल्टी, 4-4 बाल्टी, और कई कुछ हैंडपम्प्स हुआ करते थे। हाँ। तो वहाँ से नहाने खर्चे का पानी भरा जाता था। हाँ। तो ऐसा भी हमारे ही सामने हुआ कि हमारे घर में नल पापा के जॉब में आने के कई समय बाद लगा। हाँ। ऐसा भी हमारे सामने हुआ कि फ्रिज, पूरे मोहल्ले में पहला फ्रिज हमारे घर आया। हाँ। तो आप विश्वास कीजिए कि मोहल्ले के लोग बर्फ देखने आते थे। हाँ। फ्रिज में जो ट्रे में जो बर्फ जमती है, तो बर्फ देखने आते थे कि ऐसी बर्फ कैसे जमती है, कैसे जम जाती है, ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसे क्या फ्रिज है जिसमें बर्फ जम जाती है। तो ठीक है, वो सब। सर, भोपाल की कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आपने उल्लेख करना चाहेंगे? भोपाल में भी अरे यार, कैसी तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हो आप। हाँ। मतलब ये बड़ा तालाब, इससे बेहतर कोई जगह है क्या? और वो अपना वन विभाग, क्या जंगल, क्या कहते हैं उसको, ये मुख्यमंत्री के नीचे, भारत भवन के पीछे, इससे बेहतरीन कोई जगह होगी यार? कैसी वन विहार, सॉरी, इससे बेहतरीन कोई जगह होगी? हाँ। होगी, है, बताओ। नहीं सर, भोपाल पे तो आके बैठ जाओ, और फिर उसके अलावा पुराना भोपाल, उसके अलावा न्यू मार्केट, उसके अलावा भोपाल। मैं ये कहता हूँ कि पर अब तो सर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो आपको 10 लोग तो फिर वहाँ पर कवर अप करने आते हैं सर फोटो, तो फिर आपको परेशानी फील होती है सर? नहीं, परेशानी क्यों होगी यार? अच्छा, आपके साथ परेशानी हो रही है? हाँ, आप लोग मुझे निकाल के ले आए, मैं तो मस्त था वहाँ। और हाँ, मैं ये कहता हूँ कि भोपाल, अगर हम पहाड़ी अपने इलाकों को, शहरों को छोड़ दें, तो मैदानी शहरों में भोपाल हमारे देश का सबसे सुंदर और खूबसूरत शहर मैं मानता हूँ। हाँ सर, यहाँ का टेरेन, हाँ, और यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के जो बेहतरीन तालाब हैं, यहाँ के जो लोग हैं, लोग तो इतने अद्भुत हैं कि पूछो मत आप। सर, आप आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लोगों के लिए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो सर, आपके लिए ऐसे कोई पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आप आज भी देखकर इंस्पायर होते हैं? हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो यार। हाँ। मुझे आम आदमी बहुत प्रभावित करता है, विश्वास कीजिए आप। मेरे जीवन में उन लोगों का बहुत महत्व रहा। अगर मैंने किसी को मेहनत करते हुए देखा, मजदूर को, तो उसने मेरे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। मुझे ये लगा कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, जिस गर्मी में हम घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, 40 डिग्री के तापमान में, उसमें ये सड़क खोद रहा है, उसमें ये गड्ढे खोद रहा है। मुझे वो उन मज़दूरों से बड़ी प्रेरणा मिलती है जो शानदार आलीशान बिल्डिंग, बेहद खूबसूरत घर बनाते हैं, लेकिन बेचारे सिर्फ झोपड़ी में रहकर और खाना बदोश की ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि आज आपका घर बनाने के लिए आपने उन्हें बुलाया, उन्होंने आपका बेहद खूबसूरत सुंदर घर बना दिया, और वहीं टीन टप्पर डाल के उसमें रह लिए, वहीं खाना बना लिया, वहीं सो गए, आपका घर बन गया, वहाँ से चल दिए बेचारे। ना उनका ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है। इसी तरह वो लोग जो ठेले लगाते हैं, इसी तरह वो लोग जो मैंने देखा है हमारे फिल्म सिटी में, वत्सल, फिल्म सिटी में एक मिश्रा जी हैं हमारे, बिहार के मिश्रा जी हैं। आप आए हो फिल्म सिटी? नहीं सर, बॉम्बे की फिल्म सिटी भी नहीं है। अरे नहीं यार, दिल्ली की फिल्म सिटी, बॉम्बे और दिल्ली की फिल्म सिटी अलग अलग है। बॉम्बे की फिल्म सिटी जहाँ फिल्में बनती हैं, हाँ। दिल्ली की फिल्म सिटी जहाँ सारे न्यूज़ चैनल्स, हाँ। तो फिल्म सिटी नाम है उस जगह का, नाम फिल्म सिटी है। लेकिन वहाँ न्यूज़ चैनल आ गए। हाँ, पहले वहाँ स्टूडियोज़ हुआ करते थे। ईगल स्टूडियो हुआ करता था, गुलशन कुमार का स्टूडियो हुआ करता था, काबुकी हुआ करता था, बड़े बड़े स्टूडियोज़ हुआ करते थे। अब वहाँ सारे स्टूडियोज़ टूट के न्यूज़ चैनल्स बन गए। तो वहाँ एक मिश्रा जी हुआ करते थे। वो मिश्रा जी पिछले 20 साल से हमारे साथ। हाँ। वो मिश्रा जी हमारे चैनल्स के बीच में फुटपाथों पे चाय की दुकानें हैं बहुत सारी, हम लोग वहीं चाय पीते हैं। हाँ। क्यों नहीं साहब? अपना हमारा एक साथी भी है, हमारा एक साथी है ददन विश्वकर्मा, जो पत्रकार था, जिसने पत्रकारिता छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, और हमारे ऑफिस के सामने ही पोहे, अपने इंदौरी पोहे, साबूदाने की खिचड़ी, चाय और जलेबी, उसने वहाँ पे दुकान खोल ली। तो इस तरह मिश्रा जी को मैं कम से कम पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ। मिश्रा जी वहीं दुकान लगाते हैं, वहीं दोपहर का खाना बनाते हैं, वहीं रात का खाना चाय बनाने के साथ साथ करते हैं, दुकान समेटते हैं, वहीं फुटपाथ पे सो जाते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और दिल्ली की सर्दी जहाँ तापमान 1-2 डिग्री तक पहुँच जाता है, जहाँ
आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके ब्लोअर लगाते हैं, उसके बाद भी आपकी ठंड नहीं जाती, तब भी ठंड लगती है आपको। दिल्ली में इतनी भयंकर, इतनी ख़तरनाक ठंड पड़ती है। बेशक। वहाँ मिश्रा जी फुटपाथ पर रहते हैं 12 महीने, और उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, बूढ़े हो गए देखते देखते हम लोगों के साथ, लेकिन आज भी मिश्रा जी वहीं हैं। हाँ। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हम लोग उन्हीं के साथ चाय पीते हैं हमने पूरी ज़िंदगी। तो मुझे वो प्रभावित करते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल भी आप कहेंगे कि बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत पैसे वाला इंसान, मुझे कभी उसने प्रभावित नहीं किया। मुझे तो वो मिश्रा जी प्रभावित करते हैं। मुझे वाकई सर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर मिश्रा जी की। सर एक आखिरी सवाल बस मेरा आपसे यही है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी सही काम करवाने के लिए उंगली को कभी टेढ़ा करना पड़ता है, तो क्या कभी आपने अपनी जो पावर है, इतने तमाम लोगों को आप जानते हैं, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का भला करने के लिए आपको लगा कि ये मैं अपने एक फ़ोन कॉल पे करा सकता हूँ, क्या आपने कभी इसको किया है? नहीं, उंगली टेढ़ी नहीं की। हाँ। लेकिन मैंने संबंध ख़त्म किए। संबंध। आप किसी योग्य हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप बड़े सरकारी अधिकारी हैं, आप पुलिस अधिकारी हैं, या आप पुलिस में ऐसी जगह हैं, किसी चौकी पर हैं, किसी थाने पे, जहाँ किसी की मदद कर सकते हैं। किसी के साथ अन्याय हुआ है और मुझे पता चला है, वो मेरे पास आया, तो मैंने आपको फ़ोन भी नहीं किया है, फ़ोन भी किया है आपके पास, पर्सनली गया भी हूँ, उसे लेके भी गया हूँ और कहा है। और अगर आपने उसका काम नहीं किया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे बोल के आ गया हूँ कि आज के बाद आपसे ना बात करूँगा, या आपका नंबर भी डिलीट कर रहा हूँ, आपका मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते किसी का, तो उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पद का, अपनी पोजीशन का कभी दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन ज़रूर करता हूँ किसी से। सर जैसा आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया कि जैसे आप एंकरिंग करते हैं तो बड़े ही पीसफुल मैनर में आप करते हैं, एक अलग ही आपका लहजा रहता है सर। बाकी चीज़ें हमें दिखती हैं सामने, पर आप जो पेश होते हैं दुनिया के सामने, वो एक अलग अपने लेवल पे है सर। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा सर। वीर भारत न्यास आपका बहुत धन्यवाद करता है इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका समय देने के लिए सर। थैंक यू। ये बहुत मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति मंत्रालय जो इतना अच्छा काम कर रहा है, और वीर भारत पॉडकास्ट आप जो कर रहे हैं आकाश, बहुत बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आप। क्या आवाज़ है, क्या पर्सनालिटी है, इतने खूबसूरत हैं आप। सो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।